टुडे विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, जो हमारे एचएससी के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर है आपका, जेनेटिक बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसके साथ स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम है सभी का बायोलॉजी के लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा एचएससी के टेक्स्ट बुक में, इट इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफ़ी इजी चैप्टर है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स है जो कंसेप्ट्स के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। अगर आपने इसके कंसेप्ट्स इनिशियली क्लियर कर लिए देन द होल चैप्टर इज योर्स। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज लाइक बिगेट्स लाइक। ये आप लोगों ने सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा। इसका मतलब होता है जिसका बच्चा उसके जैसा। अभी आपको इमेज में दिख रहा है, देखो, आप शायद जानते होंगे इन दोनों को। ये काफ़ी फेमस हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। ये है सारा अली खान और ये है उनकी मम्मा। आप देख सकते हैं दोनों के फेस में कितनी सिमिलैरिटी है। ओके, इससे भी ज़्यादा सिमिलैरिटी है सैफ अली खान और उनके खुद के बेटे में। ये तो ऐसे लगता है जैसे कॉपी पेस्ट करके बनाया है, एग्जैक्टली जेरोक्स। सो ये क्यों होता है? क्यों हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं या फिर क्यों हम अपने नाना नानी या दादा दादी के जैसे दिखते हैं? ये जो कैरेक्टर्स है बाय जो फिजिकली हमें दिखते हैं, जैसे हमारा चेहरा, हमारी हाइट, ऑल दिस कैरेक्टर्स जो हमें रिसेंबल करवाते हैं अपने पेरेंट्स से। अगर आप कहीं फंक्शन में जाते हैं देन आपके फेस को देख के कोई ना कोई रिलेटिव पहचान लेता है, अरे तो उसका बच्चा है क्या? ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे अपीयरेंस में सिमिलैरिटी है, हम सिमिलर है अपने पेरेंट्स की तरह। अब ये पेरेंट्स की तरह सिमिलैरिटी क्यों है, ये क्या है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था इन जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके पहले। ओके, ये क्यों होता है, क्या होता है? क्वेश्चन तो था बट इसका आंसर नहीं था। इसका आंसर ढूंढा गया है बाय मेंडल, जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि क्यों हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं या क्यों हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। नाउ हेरिडिटी, एक टर्म होता है हेरिडिटी, जिसका मीनिंग होता है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, नाउ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपको ने अगर आपका बुक देखा, टेक्स्ट बुक, वहाँ पे कुछ आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ व्हाट इज दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये हम आप आगे डिटेल में देखने वाले हैं, बट एक आप बस ध्यान में रख लीजिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिलेटेड विथ योर जेनेटिक्स। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होता है? सो हेरिडिटी इट इज द प्रोसेस जिस प्रोसेस में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, अब ये देखिए, आपने ये फोटो पहचाना, ये है अभिषेक बच्चन और ये है उनकी सिस्टर। नाउ ये दोनों भी ऑफस्प्रिंग से या फिर बच्चे हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी के। अभी अमिताभ बच्चन जी की एक काफ़ी नोन पर्सनालिटी या फिर जो उनका नोन एक लुक है वो क्या है? उनकी हाइट, वो काफ़ी टॉल है। नाउ अगर आपने देखा तो उनके दोनों बच्चे भी टॉल है। सो दैट इज द हेरिडिटी। ठीक है, ये हेरिडिटी है। उनका एक जो कैरेक्टर है अबाउट देयर हाइट, ठीक है, अबाउट उनकी हाइट, तो वो हाइट ट्रांसमिट हो गया उनके बच्चों में। दैट इज द हेरिडिटी, कि जो भी कैरेक्टर हम अपने पेरेंट्स से पाते हैं या अपने जन्म से ही, उसे कहते हैं हेरिडिटी। एंड द नेक्स्ट इज वेरिएशन। अभी वेरिएशन, अब ऐसा तो है नहीं कि चलो जितने भी ऑफस्प्रिंग आ या फिर जितने भी बच्चे हैं वो उनके पेरेंट्स की तरह ही दिख रहे हैं एज इट इज। अगर ऐसा होता तो हर घर में एक मामा और एक पापा होते। सही है क्या? नहीं, एक एग्जैक्टली उनके मामा की तरह, एक एग्जैक्टली उनके पापा की तरह, बट ऐसा नहीं होता। काफ़ी टाइम क्या होता है, दोनों का मिक्स हो जाता है। आंखें मम्मी की तरह, नाक पापा की तरह, हाइट मम्मी की तरह, कलर पापा की तरह। सो ये सब जो है इसको बोलते हैं वेरिएशन, जो चेंजेस आते हैं। या फिर कुछ कुछ कैरेक्टर्स बच्चों में ऐसे दिखते हैं जो ना ही मम्मी के पास है, जो ना ही पापा के पास है। ओके, अभी हेरिडिटी में क्या है? हेरिडिटी में हर वो कैरेक्टर है जो सिमिलर है अपने पेरेंट्स के साथ। एंड वेरिएशन में इसके अपोजिट क्या है? जो कैरेक्टर पेरेंट्स में नहीं है या फिर जो चेंजेस हो गए। ठीक है, वेरिएशन, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? चेंजेस। सो डिफरेंस क्या है पेरेंट्स में और उनके ऑफस्प्रिंग में या फिर उनके बच्चों में? इसको बोलते हैं वेरिएशन। सो वेरिएशन आर द डिफरेंसेस। ओके, लेट्स सी वेरिएशन, डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग और अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब डिफरेंसेस, वेरिएशन सिर्फ पेरेंट्स में और उनके बच्चों में नहीं होते, बल्कि उनके जो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जो सिस्टर है, आपके ब्रदर है, ठीक है, इन सभी में अब आप लोग भाई बहन तो सेम दिखते हो, बट इसका ये मतलब है कि आप लोग एग्जैक्टली सेम दिखते हो? नहीं, उनमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। सो ऑल दैट डिफरेंसेस, ऑल दैट चेंजेस
जो भी चेंजेस है आपके और आपके पेरेंट्स में या फिर आपके और आपके सिस्टर या ब्रदर में, ठीक है, उन सब चेंजेस को कहते हैं वेरिएशन। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, देन वेरिएशन इज व्हाट मेक अस ऑल यूनिक, वेदर इन टर्म ऑफ हेयर कलर, स्किन कलर और इवन द शेप ऑफ आवर फेस। ठीक है, अभी वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन इज अ इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, वेरिएशन चेंजेस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज हर एक चेंज हमें यूनिक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके भाई बहन में अगर कभी झगड़ा होता है तो होता है कि कोई भाई या फिर कोई बहन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है, काफ़ी ऐसा मारपीट करने वाला होता है, और एक होता है कि जो काफ़ी मतलब एकदम सेंसिटिव होता है बेचारा, जो कुछ ज़्यादा बात नहीं करता या फिर जिसको मारा मारी में इंटरेस्ट नहीं होता है ना। सो दिस इज द यूनिकनेस। हम हर कोई एक पार्ट में यूनिक होता है, और वो यूनिक यूनिक हम क्यों होते हैं किसी और से, या फिर हम अपने आप में यूनिक क्यों है? बिकॉज हमारे में एक प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, सो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिकनेस ऑफ द पीपल। ठीक है, हमारे में जो भी यूनिकनेस है वो फिर चाहे हमारे आईक्यू के बारे में हो या फिर हमारे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हो, सो ऑल दैट यूनिकनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ आवर वेरिएशन। ठीक है, जितना वेरिएशन है उतना यूनिकनेस है। ठीक है, वेरिएशन क्यों आता है? यूनिकनेस की वजह से। या फिर यूनिकनेस क्यों होता है? बिकॉज हमारे में हुआ है वेरिएशन, दैट्स वाई देयर इज यूनिकनेस। हम सब अपने एक दूसरे से अलग होते हैं। जो कहते हैं ना कि हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं होती, दैट इज द यूनिकनेस। हम कुछ अलग है और उसका रीजन है हमारा वेरिएशन। ठीक है, नाउ जेनेटिक्स। देखिए, ये है हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है विलियम बेटसन। ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट है एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म को यूज किया था एंड डिस्क्राइब किया था स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन 1906। ठीक है, द साइंटिस्ट ने विलियम बेटसन। अब विलियम बेटसन इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1906 में स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज जेनेटिक्स इस टर्म को कॉइन किया था। ओके, इन 1906 एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज विलियम बेटसन। और ये है इन भाई साहब का फोटो। नाउ जेनेटिक्स को डिफाइन कैसे किया है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स एंड हेरिडिटी। ओके, अभी बायोलॉजिक्स ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सॉरी, जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एंड इसमें डील हम किस चीजों से करने वाले हैं? वी विल डील विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन जो होने वाले हैं, जो चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में। एंड अनदर थिंग इज जीन्स एंड हेरिडिटी। जीन्स और हेरिडिटी इन दोनों टर्म्स का भी स्टडी इसी ब्रांच में होने वाला है। एंड अभी जो वर्ड है जेनेटिक्स, अब ये वर्ड कहाँ से आया? ठीक है, ऐसा वर्ड तो हमारे पास कहीं है नहीं। सो जेनेटिक्स ये जो वर्ड है, ये वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोला गया था जेनेसिस। जेनेसिस जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू, किसी चीज में बढ़ना, दैट इज द जेनेसिस। ठीक है, सो ये था जेनेटिक्स। नाउ अभी जेनेटिक्स की ब्रांच है और जेनेटिक्स के ब्रांच में हम स्टडी कौन सी चीज का करने वाली है आपको अच्छे से याद रखना है। जेनेटिक्स के डेफिनेशन में ये वर्ड्स आने चाहिए, दैट इज हेरिडिटी, जिसका मतलब होता है सेम लाइक पेरेंट्स, जो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहने वाला, दैट इज हेरिडिटी। एंड इसका अपोजिट होता है वेरिएशन। वेरिएशन में क्या आता है? जो चेंजेस होने वाले हैं हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में, वो सब आता है वेरिएशन में। एंड ऑल दिस स्टडीज यूनाइटली, इन सभी स्टडी को एक साथ बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ग्रीक लैंग्वेज से आया था फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस, और इसका मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो इनटू, किसी चीज में ग्रो होना, दैट इज जेनेटिक्स। नाउ अभी हम हमारे मेन चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी ये जो फोटो है ये आप इन्हें जानते होंगे। यस, कौन है ये? ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जिनका नाम है ग्रिगर जॉन मेंडल। ठीक है, नाउ ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, या फिर ये एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया इनहेरिटेंस का इन 1866। अभी ये जो भाई साहब है इनकी कहानी काफ़ी अलग है। ठीक है, अभी आपने देखा कि हमने यहाँ लास्ट वाले स्लाइड में क्या देखा था? यस, जेनेटिक्स को फर्स्ट टाइम कॉइन किया था विलियम बेटसन ने इन 1906। ठीक है, 1906। और
जब बात आती है हमारे मेंडल भाई साहब की, सो इनके लिए कहाँ पे आ गए हम, 1866। डिफरेंस देख रहे हो आप दोनों में। और यहाँ पे इनको कहा गया है द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, मतलब ये पुराने हो गए इसलिए इनका 1866 आया। बट फिर जेनेटिक्स के लिए 1906 क्यों आया? ठीक है, यही है कहानी इन साइंटिस्ट भाई साहब की। सो देखो, ये है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1866 में ही एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं अनुवांशिकता, मतलब हम कुछ चीज़ें या फिर कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से जो कैरी करके लेके आते हैं उसे आगे के जनरेशन में देते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। इस चीज़ के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था 1866 में। नाउ अभी ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, 1866 में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, इन्होंने जो कुछ भी स्टडी किया था या इनका जो कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था, इन चीज़ों को वर्ल्ड में उतना नोन या फिर उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली उस टाइम पे 1866 में। बट इसके ऊपर रीडिस्कवरी हुआ था काफ़ी लेट, और उस टाइम पे लोगों को समझ में आया कि अरे हाँ, इन्होंने तो काफ़ी कुछ, मतलब इतना इम्पॉसिबल और इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन वाला काम किया था। और उस टाइम पे उन्हें इस बारे में, मतलब लोगों ने इस बारे में इनको कोई भी अप्रिसिएशन नहीं दिया, और उस टाइम पे इनका वर्क जस्ट ऑन पेपर ही रह गया। बट लकीली इनके मेहनत को फल मिला, काफ़ी लेट मिला बट मिला, और उसी की वजह से इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अभी कुछ टर्म्स है जो आपको इस चैप्टर में कंटिन्यूअसली आने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है हमारे मेंडल भाई साहब के साथ। अभी देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म, अभी देखो आप लोगों ने, जब से आप लोग साइंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपने काफ़ी ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिनके लास्ट में ये LISM है। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, कुछ बड़ा वर्ग जो एक साथ बाउंड किया हुआ है। अभी मेंडलिज्म में क्या आता है, सो मेंडलिज्म इट इज मेंडल्स इपोच मेकिंग वर्क। उन्होंने जितना भी काम किया था एक साथ, उनके सभी इस जो काम था उनका, जितनी उनकी मेहनत थी, उस सभी को एक साथ बोलते हैं मेंडलिज्म। ठीक है, उनके पूरे काम को यूनाइटली बोला जाता है मेंडलिज्म। नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, इट एक्सप्लेन हिज साइंटिफिक वर्क ऑन द गार्डन पी प्लांट। ठीक है, उन्होंने जितना भी साइंटिफिक वर्क किया था उस सभी साइंटिफिक वर्क को कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उन्होंने जो जो लॉज बताए थे, जैसे न्यूटन भाई साहब ने कुछ लॉ दिए थे, वैसे ही इनके ये लॉ है, और इनके लॉ को बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। रिमेंबर दिस वर्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का भी मतलब क्या होता है, कुछ जीन्स को कैरी करना, पेरेंट्स से उनके बच्चों में आते हैं वो जीन्स, आगे भी नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। नाउ अभी देखो उस टाइम पे, अब 1866 में जब मेंडल ने इतने सब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उस टाइम पे ना माइक्रोस्कोप था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था, बट फिर भी उन्होंने इतना मेहनत वाला काम किया, और वो इतने इंटेलिजेंट इंसान थे कि उन्होंने उस टाइम पे विदाउट मियोसिस, माइटोसिस, इन सब प्रोसीजर का भी उस टाइम पे कुछ डिस्कवरी नहीं होता, बट फिर भी उन्हें ये इस बात का आइडिया आ गया था कि सेल में कुछ तो है जो अपने कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करने के लिए हेल्प करता है। अभी उनके पास तो कोई वर्ड था नहीं, सो उस पार्ट को उन्होंने नाम दिया फैक्टर। ठीक है, जैसे आजकल हम जीन या फिर DNA वगैरह बोलते हैं, सो उस पार्ट को जो कुछ है उस टाइम पे ये क्लियर नहीं था कि ये क्या है, सो दैट्स वाई मेंडल ने क्या किया था, उस चीज को नाम दिया था फैक्टर। ठीक है, सो मेंडल वॉज द फर्स्ट वन टू से दैट द कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू पार्टिकल्स। ठीक है, अब उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि उस टाइम DNA वगैरह का कुछ भी रिसर्च वगैरह नहीं हुआ था, ये क्लियर नहीं था कि सेल में क्या होता है जो किसी चीज़ को या फिर किसी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन में। सो उस चीज़ के लिए इन्होंने कुछ वर्ड सोचा एंड देन उनको लगा कि शायद ये पार्टिकल है, कुछ तो भी पार्टिकल है जो ये सब ट्रेड को कैरी कर रहे हैं आगे। सो उस ट्रेड को या फिर उस पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर, दैट आर नाउ नोन एज जीन्स। और उसी फैक्टर को आज क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, जीन्स का मतलब क्या है, जो हम पहनते हैं वो, नो, सो दैट जीन्स
जिसका मतलब है फैक्टर, फैक्टर जिसका मतलब है जीन्स। ये सब क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कैरी होता है वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। नाउ मेंडल वॉज द जीनियस मच अहेड ऑफ टाइम। वो इतने जीनियस थे, उन्होंने इन सभी बारीक जो ये सब माइन्यूट प्रॉब्लम्स थे, ये सब जो हमारे माइन्यूट कंसेप्ट्स थे, इन सभी को स्टडी किया उस टाइम में जब हमारे पास ना माइक्रोस्कोप था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही डिस्कवरी हुआ था मियोसिस और माइटोसिस का। बट फिर भी उन्होंने इन सभी चीज़ों को इतनी स्टडी की, इतना ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ लॉ बनाए, जिसको हम बोलते हैं आज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। और अभी मेंडल ने 1866 में सब कुछ इतना उनका वर्क वगैरह करके छोड़ दिया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया अभी, ही डाइड इन 1884। 1884 में ही उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अभी वो पॉपुलर थे, कोई भी इंटेलिजेंट इंसान पॉपुलर तो ज़रूर होता है। अभी मेंडल पॉपुलर थे बट ही वॉज पॉपुलर एज प्रिस्ट। ठीक है, वो एक एज प्रिस्ट काम करते थे चर्च में। उनकी मतलब वो काफ़ी रिच नहीं थे, वो काफ़ी पुअर थे, वो प्रिस्ट बोल के काम करते थे ये किसी चर्च में, वहाँ पे वो टीचिंग वगैरह भी करते थे। सो जब वो डाई हुए, व्हेन ही डाइड, वो पॉपुलर थे बट ही वॉज रिकग्नाइज जस्ट एज अ प्रिस्ट एंड एज अ टीचर एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेथ उनकी पहचान सिर्फ यही थी कि ये एक चर्च में प्रिस्ट है एंड ऑल्सो ही इज़ अ टीचर। सो ये काफ़ी एक बुरी बात थी कि तब जब तक वो इंसान इस दुनिया में लाइव था, उस टाइम तक उनके काम के लिए कहीं से भी उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला। देन अभी बात आई, अभी समय बढ़ता गया एंड वी रीच्ड इन द 1900। हम 1900 में आ गए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तीन भाई साहब आ गए जिनका नाम है ह्यूगो डी वेरिस, ये है कार्ल कोरेन और ये है एरिच टेस्मार्क। अभी ये तीनों साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली उन्होंने वर्क किया था जेनेटिक्स पर। ठीक है, ये कोई फ्रेंड वगैरह नहीं थे, इन्होंने अपना अपना अलग अलग से कुछ स्टडी किया है। तीनों भी अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे ये वाले थे हॉलैंड से, ये थे जर्मनी से और ये थे ऑस्ट्रिया से। अभी इन 1900 इन्होंने भी सिमिलर ही काम किया जैसे कि काम था मेंडल का। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, हम क्यों अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने ये तीनों भाई साहब भी निकल गए और इन्होंने भी सेम रिसर्च किया। और उस रिसर्च में उन्हें कुछ वही बातें पता चली जो मेंडल ने ऑलरेडी 1866 में ही खोज रखी थी। ठीक है, अभी इन लोगों को पता चल रहा है कि अरे यार वो मेंडल कितना इंटेलिजेंट है कि उन्होंने इतने सालों पहले इन सब चीज़ों की खोज कर ली जिसके पीछे हम आज हैं। ठीक है, सो इन तीनों साइंटिस्ट की वजह से ही मेंडल ने जो काम किया था उस काम को पूरे वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी मिली। ये फाइनली ह्यूगो डी वेरिस। अभी ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन लोगों को पता था कि हमें कुछ ऐसी चीज़ को फाइंड करना है कि जिसकी वजह से हम कैरेक्टर्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में, या फिर हमारे पिछली जनरेशन ने हम में किया है। ठीक है, अब यही खोज के बीच में इन्हें एक रिसर्च पेपर मिलता है और वो रिसर्च पेपर था मेंडल का। ठीक है, सो मेंडल का एक रिसर्च पेपर उन्हें मिला जो कि पब्लिश था फ्लोरा में। और उनको एक रिसर्च पेपर मिलता है पहले मेंडल का, देन उसकी स्टडी करते हैं ये ह्यूगो डी वेरिस एंड देन वो इस पेपर को पब्लिश करते हैं इन फ्लोरा इन 1901। ठीक है, ये रिसर्च पेपर किसका था, ये रिसर्च पेपर था हमारे मेंडल जी का और जिसको स्टडी किया था हमारे ह्यूगो डी वेरिस ने, और इसी वर्क को उन्होंने पब्लिश किया है अभी 1901 में। Then during this year meiosis mitosis were discovered and the scientific world realized the greatness of Mendel। ठीक है, अभी हमारे मेंडल भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था 1866 में। ठीक है, 1866 में किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट। अभी जब ये ह्यूगो डी वेरिस आ गए और उन्हें पता चला कि ये सब काम मेंडल ने ऑलरेडी किया हुआ है तो वो तो सरप्राइज हो गए कि अरे ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है। देन अभी इनको आइडिया है कि हमें इस रिसर्च को दुनिया के सामने लाना चाहिए और दैट्स वाई उन्होंने इसी पेपर को रिराइट किया और 1901 में इसको पब्लिश किया फ्लोरा में। अभी फ्लोरा में जब ये पब्लिश हुआ 1901, इस टाइम तक क्या हुआ था, लोगों को पता चल गया था मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, जेनेटिक्स क्या है, जीन क्या है, ये सब क्यों हो रहा है,
थोड़ी बहुत इसकी आइडिया तो थी, बट उस टाइम पे जब उन्हें इतना पुराना पेपर मिला देना, पूरा वर्ल्ड वॉज सरप्राइज्ड कि इस इंसान ने, कितना इंटेलिजेंट था ये इंसान जिसने इस कंसेप्ट को इतने पहले ही खोज रखा था, बस उसे पॉपुलैरिटी नहीं मिली। देन 1901 में जब इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ, देन उस टाइम पे पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस बात पर इनिशियली सबसे पहले काम किन्होंने किया था, इन्होंने किया था मेंडल ने। और दैट्स वाई मेंडल को बोला जाता है ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे पहले इस फील्ड में जो वर्क था वो किसने स्टार्ट किया था, मेंडल ने। नाउ वी विल सी अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। अभी ये मेन पार्ट आता है कि अरे मेंडल ने किया क्या था। सो देखिए ये हमारे मेंडल भाई साहब, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस चीज़ को या फिर किस स्पेसिस को लेके किया था, वो है हमारे पी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मटर, हमारी ग्रीन मटर पर किया था एक्सपेरिमेंट ये मेंडल भाई साहब ने, जो इतना पॉपुलर हुआ, लेट हुआ बट हुआ, उनको अप्रिसिएशन मिला बट काफ़ी लेट मिला। एंड इसका, इन सभी का एक ही रिवॉर्ड जाता है उनको कि उन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। लेट्स सी कि उन्होंने क्या किया था। नाउ पूरे दुनिया के सामने कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे आज भी है कि अंडा पहला या मुर्गी, पानी आया कैसे आया, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे ही तरह के काफ़ी और क्वेश्चंस हैं जो पूरी दुनिया के सामने होते हैं, बट खोज करने के लिए कुछ साइंटिस्ट लगते हैं और वो कुछ ना कुछ पाते भी हैं। तो देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट कैसे होते हैं। अभी नाउ आप एक वर्ड अच्छे से याद रखो, वो है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, अभी ये वर्ड आपको बार बार आने वाला है, बार बार आने वाला है। ऑफस्प्रिंग ये वर्ड हम यूज करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, हम जनरली जिसको बोलते हैं ना मेरा बच्चा, दैट इज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या है, द पर्सन और द जनरेशन और द इंडिविजुअल विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे दो पेरेंट्स की एक कोई ऑफस्प्रिंग या एक कोई बेबी होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके आने वाले जनरेशन को क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो ये बात अच्छे से याद रखो कि ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाले हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स की तरह कैरेक्टर्स क्यों आते हैं, हम अपने मम्मी पापा की तरह क्यों दिखते हैं, वाई देयर इज सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। ठीक है, दिखते तो है बट कुछ कुछ हमें डिफरेंसेस भी आते हैं। अब ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन था। देन कुछ ट्रेड जो है वो रीअपियर होते हैं इन ग्रैंड चिल्ड्रंस, ठीक है, नाना नानी या दादा दादी का कुछ ट्रेट होता है या फिर उनका कुछ कैरेक्टर होता है जो रीअपियर होता है उनके ग्रैंड, जो उनके भी ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, उनमें कुछ कुछ वो कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कोई नाना नानी की तरह दिखता है या फिर कोई और एक एक्टिविटी, या फिर जैसे बोल सकते हैं हम कि किसी किसी का चलने का स्टाइल भी इनहेरिट होता है, ठीक है। कोई कोई अगर चल रहा है सामने से, देन हम अगर उसको पीछे से देखा, देन हम बोल सकते हैं कि यार इसकी वॉक तो सिमिलर हमारे अंकल की जैसी है, वो उनके, हमारे अंकल की अगर कोई बेबी है। सो ये सब सिमिलैरिटी आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाना नानी की भी सिमिलैरिटी आ रही है। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बोलते हैं रीअपियर, ठीक है। अभी उनकी नाना नानी की या दादा दादी की कुछ चीज़ें जो हमारे मम्मी पापा में नहीं है बट वो हम में है, ठीक है, मतलब एक जनरेशन का गैप हो रहा है, इसलिए यहाँ वर्ड है रीअपियर, ठीक है। वो उनकी ऑफस्प्रिंग में तो नहीं आई बट उनकी ऑफस्प्रिंग की जो ऑफस्प्रिंग है उसमें आ रही है, दैट्स वाई यहाँ पे रीअपियर वर्ड यूज किया है। सो ये सब क्वेश्चंस थे कि क्यों इनहेरिटेंस क्यों हो रहा है, फिर हेरिडिटी क्यों है, वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, और कुछ कुछ कैरेक्टर नाना नानी से या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें क्यों आ रहे हैं। सो इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है ये हमें मिलता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। हुश, थैंक गॉड। सो आंसर ऑफ ऑल दीज इज देयर इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अभी वो क्या है आइए देखते हैं। नाउ अभी मेंडल ने उसके एक्सपेरिमेंट में, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि उन्होंने यूज किया है पी, मटर, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। इस बात को भी, इस वर्ड को अच्छे से याद कर लो।
जो हम रोज मटर खाते हैं, उस मटर का नाम क्या है साइंटिफिक लैंग्वेज में? पाइसम सटाइवम। थोड़ा फनी है, आप लोग इसको डेली डेली रिवाइज करो, अपनी किसी फ्रेंड का नाम रख दो पाइसम सटाइवम, ठीक है। सो इसको अच्छे से याद रखो कि उन्होंने कौन सा स्पेसिस यूज किया था। ही यूज्ड द स्पेसिस मटर, ठीक है, जो खाने वाला मटर होता है वो मटर यूज किया था, जिसका नाम है पाइसम सटाइवम। अभी उन्होंने इतने सारे पेड़ पौधे छोड़ के मटर ही क्यों लिया? सस्ते थे क्या? मटर क्यों लिया? इसके काफी रीजंस हैं, आइए देखते हैं उन्हें। सबसे पहला रीजन था द शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ मटर। मटर का जो शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मीन्स 3 से 4 महीने में ये पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। सो दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ मटर, दैट इज पाइसम सटाइवम, ठीक है। जो हमारा गार्डन पी है उसका जो लाइफ साइकिल है वो कितने दिनों का है? बस 3 से 4 महीने, यानी एक कंप्लीट हमें प्लांट मिलने के लिए 3 से 4 महीने सफिशिएंट है, मतलब कम टाइम में हमें ये प्लांट यूज हो सकता है। दैट्स वाई इसको हमने यूज किया, सॉरी हमने नहीं यूज किया, इसको मेंडल ने यूज किया। देन स्मॉल हर्बेशियस प्लांट, अभी आपने देखा है कि मटर का प्लांट है जो काफी बड़ा है, नो। ये एक और रीजन है, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट मतलब वो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा प्लांट है जिसको हम कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं, ये भी एक रीजन है। देन नेक्स्ट इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, उसको पॉलिनेशन के लिए हर बार कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं चाहिए, वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग है, इसलिए भी उसको यूज किया। देन उसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। कॉन्ट्रास्ट इट मीन्स अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे अगर कोई एक है जो बौना है, बाटुक बुट्टा, एंड कोई एक है जो काफी हाइटेड है। अभी ये दोनों भी क्या है? इट इज द कैरेक्टर है इसमें हाइट, और कॉन्ट्रास्ट क्या है? एक की कम है एक की ज्यादा है। ऐसे कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इस स्पेसीज में काफी इजीली पाए जाते हैं, ये भी एक कारण था इस प्लांट को सेलेक्ट करने का। एक और है लार्ज फ्लावर। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है प्लांट्स में, सबसे इसेंशियल पार्ट होता है फ्लावर्स, एंड इस प्लांट का जो फ्लावर था ये सफिशिएंट था टू स्टडी, ठीक है, स्टडी करने के लिए सफिशिएंट साइज थी इस प्लांट के फ्लावर के। आपने देखा होगा कि काफी कुछ फ्लावर होते हैं हमारे आसपास जो छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनके अंदर के जो सब पार्ट्स है उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते। बट हमारा जो मटर है, मटर वाला जो फ्लावर है ये छोटा सा है क्या? नहीं, इट इज सफिशिएंट इनफ, इसकी साइज इतनी सफिशिएंट है कि हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये सब रीजंस थे टू सेलेक्ट मटर, दैट इज पी, दैट इज पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट करने के रीजंस क्या थे? इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन थ्योरी में। आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो। सबसे पहले क्या है? पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट करने का रीजन ये है कि इसका लाइफ साइकिल जो वो छोटा सा है, 3 से 4 महीने में ग्रो हो जाता है। एक और इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि ये छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा हर्बेशियस प्लांट है जिसकी साइज स्मॉल है, इसका मतलब इसको ग्रो करने के लिए ज्यादा जमीन चाहिए क्या हमें? नहीं। देन एक और है दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके कैरेक्टर्स में कॉन्ट्रास्ट हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई प्लांट ऐसे है जो छोटे हैं, कोई प्लांट ऐसे है जो लंबे है, किसी के जो मटर है वो राउंड शेप के है, किसी के मटर रिंकल्ड है। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और रीजन क्या है कि इसका जो फ्लावर है ये काफी लार्ज है, काफी नहीं मतलब लार्ज है, इतना लार्ज कि हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि ये एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेटिंग, अभी पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉलिनेशन में क्या होता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है, दैट इज पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में जो कुछ भी कंटेंट चाहिए, दैट इज स्टेमन, स्टिग्मा, ये सब प्रेजेंट होता है हमारे पी के फ्लावर में, और ये इजीली सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। इसका मतलब इसको पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नली कुछ एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता। अभी ये एक देखिए हमारे फ्लावर का इमेज है, ठीक है, ये है फ्लावर ऑफ मटर, एक पी प्लांट का फ्लावर। अभी इसके अंदर आप इजीली सभी स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। ये सब रीजंस थे कि हमने सेलेक्ट किया, मतलब मेंडल भाई साहब ने सेलेक्ट किया पी को, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी हमारे उस प्लांट में
कौन कौन से कैरेक्टर है जिसके साथ हम हमारी स्टडी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या देखा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, वो है यही वाले कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज द लेंथ, लेंथ, टॉल, डॉर्फ, लंबा है या बौना है। देन पॉड शेप, पॉड जो होती है, पॉड मीन्स क्या, जो मटर आता है ना ग्रीन वाला कंप्लीट, जिसके अंदर इनक्लोज्ड होते हैं मटर, उसको बोलते हैं पॉड। सो ये है वो पॉड। अभी पॉड में भी हमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में दो टाइप्स मिले, एक है इन्फ्लेटेड और एक है कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब वो उसके एकदम अच्छे शेप में है, उसके अंदर आराम से मटर ऐसे बैठे हुए हैं, वो है इन्फ्लेटेड। और एक होता है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है कि इसके जो एक्सटर्नल पॉड है वो इतनी कंस्ट्रिक्टेड होती है कि उसके ऊपर शेप आ जाता है हमारे मटर का। सो दैट इज द कंस्ट्रिक्टेड। देन नेक्स्ट है हमारा सीड शेप। सीड का शेप कैसा है, सीड का शेप इट में भी राउंड, ये कंप्लीटली राउंड हो सकता है या फिर रिंकल्ड हो सकता है। रिंकल्ड यानी उसके ऊपर ऐसे झुर्रियाँ आ गई है। सो ये दो कैरेक्टर से अबाउट द शेप ऑफ द सीड। देन है सीड का कलर, सीड हमारी कौन से कलर की है। सो मटर आप लोगों ने देखा होगा, मटर होता है ग्रीन एज वेल एज येलो। सो ये दोनों भी कलर है हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में आता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अबाउट द कलर ऑफ द सीड। देन नेक्स्ट है हमारा फ्लावर पोजिशन। फ्लावर पोजिशन मतलब फ्लावर एक्सियल में है या टर्मिनल है। अगर एक्सियल मतलब वो अगर कहीं पे भी पूरे स्टेम में, कहीं पे भी बीच में, कोई भी कहीं पे भी कोई एक जगह पे, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं, दैट इज एक्सियल। एंड टर्मिनल जिसका मतलब होता है जो टर्मिनल है, विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप, दैट इज टर्मिनल। देन फ्लावर का कलर, कलर कैसा है फ्लावर का। अभी जितने भी हमारे मटर है, मटर के फ्लावर में दो कलर होते हैं, एक होता है व्हाइट एंड एक होता है पर्पल। सो ये दोनों भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ओके। देन पॉड कलर, अभी पॉड का भी कलर कौन सा है, एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो, ठीक है। सो ये सब थे हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और द कैरेक्टर्स जिसके साथ इस चैप्टर को या फिर इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया गया।